गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग द्वितीय की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वी एन पांडे आपको प्राणी शास्त्र में द्वितीय प्रश्न पत्र फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में हमने श्वसन क्रिया की कार्यकी पढ़ते हुए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा था। हमने देखा था कि किस प्रकार से हम वायु को एल्वियोलाई तक पहुंचाते हैं और एल्वियोलाई से किस प्रकार से वायु बाहर निकाली जाती है। आज हम गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, अर्थात किस प्रकार से लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है रक्त और एल्वियोलाई में, और किस प्रकार से इनका परिवहन ऊतकों तक किया जाता है, ऊतकों से किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई तक लाई जाती है। इसका हम आज अध्ययन करेंगे। जो वायु हम सांस में लेते हैं, अंदर लेते हैं, वो एल्वियोलाई में पहुंचता है। वहाँ पर एल्वियोलाई से उसकी ऑक्सीजन रक्त की नलिकाओं में डिफ्यूज हो जाती है और रक्त की नलिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाती है। इस क्रिया को हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। इसके बाद जो ऑक्सीजन डिफ्यूज हुई थी एल्वियोलाई से रक्त में, वो फेफड़े से ऊतकों तक ले जाई जाती है। वहाँ वो ऊतकों में छोड़ दी जाती है। ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है, पिकअप की जाती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एल्वियोलाई में लाया जाता है और एल्वियोलाई में छोड़ दिया जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहा जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। आज हम इन्हीं दोनों एक्सचेंज और ट्रांसपोर्टेशन का अध्ययन करेंगे। गैसों का जो डिफ्यूजन होता है वो इनके पार्शियल प्रेशर पर, आंशिक दबाव पर निर्भर करता है, क्योंकि जो वायु हम लेते हैं और फेफड़े में पहुंचती है, ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेज है। इसमें कई प्रकार की गैसेज होती हैं। प्रत्येक गैस का अपना अपना अनुपात होता है और अपने अनुपात के अनुसार ही उसका प्रेशर होता है। जो गैस का पूरा प्रेशर, वायु का पूरा प्रेशर होता है, उसमें प्रत्येक गैस का अपना अपना अनुपात होता है। उस अनुपात को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। प्रत्येक गैस का अपना अपना अलग अलग पार्शियल प्रेशर होता है। एल्वियोलाई में जो वायु पहुंचती है, वहाँ उस पूरी वायु का प्रेशर, टोटल प्रेशर 713 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। इसमें से ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 100 मिलीमीटर पारे के बराबर प्रेशर होता है। तो एल्वियोलाई की वायु में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ Hg है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ उपस्थित है एल्वियोलाई में, उसका पार्शियल प्रेशर 36 मिलीमीटर ऑफ Hg है। तो एल्वियोलाई की वायु में ऑक्सीजन 100 मिलीमीटर Hg का प्रेशर रखता है और कार्बन डाइऑक्साइड 36 मिलीमीटर Hg का प्रेशर रखता है। जो रक्त एल्वियोलाई में आया है ऊतकों से, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mm Hg के बराबर होता है, 40 मिलीमीटर के बराबर होता है, और उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 46 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है। अब हम इस पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस को देखें तो पहले ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में 100 है और रक्त की नलिका में 40 है, अर्थात एल्वियोलाई में 60 मिलीमीटर पारे के बराबर प्रेशर अधिक है रक्त की तुलना में। इसके कारण एल्वियोलाई से ऑक्सीजन हायर पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ, अर्थात एल्वियोलाई से रक्त की तरफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाता है। एल्वियोलस से जो प्राप्त की गई वायु, उसमें से ऑक्सीजन रक्त में पहुंच जाता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर एल्वियोलस में अधिक है और उसके बगल की रक्त की नलिकाओं में कम है, 40 है।
कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर रक्त में 46 है और एल्वियोलाई में 36 है, अर्थात रक्त में अधिक है और एल्वियोलाई में कम है। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से एल्वियोलाई की तरफ डिफ्यूज होता है। तो इस प्रकार से एल्वियोलाई में दोनों गैसों का डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन एल्वियोलस से रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से एल्वियोलाई में आता है, और ये इनके पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता है। तो देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर में खाली 10 मिलीमीटर पारे के बराबर अंतर है, रक्त में 10 मिलीमीटर पारे के बराबर अधिक है और एल्वियोलाई में 10 मिलीमीटर पारे के बराबर कम है। इस कारण रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आ गया और ऑक्सीजन एल्वियोलाई में रक्त की तुलना में 60 मिलीमीटर पारे के बराबर अधिक है, इसलिए एल्वियोलाई से ऑक्सीजन रक्त में पहुंच गया। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में, और इसका मुख्य आधार है पार्शियल प्रेशर में अंतर। अब इसके बाद हम बात करते हैं परिवहन की, ट्रांसपोर्टेशन की। जो ऑक्सीजन रक्त में बहुत कम घुलनशील है, इसकी घुलनशीलता प्लाज्मा में बहुत कम है, अर्थात ये प्लाज्मा में घुलित अवस्था में नगण्य रूप में ही परिवहन होता है, बहुत ही नाम मात्र का ही परिवहन होता है। मुख्य रूप से ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन नाम के एक कंपाउंड के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, और यही रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कणों में पाया जाता है। जबकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलनशील है और ये घुलनशील बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन हो जाती है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के परिवहन की बात करते हैं, और ऑक्सीजन का परिवहन समझने के लिए जैसा मैंने बताया, क्योंकि इसका परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, इसलिए हम पहले हीमोग्लोबिन की रचना का अध्ययन कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन का योगदान दोनों कामों में है, ऑक्सीजन के परिवहन में, लंग्स से टिश्यूज में ऑक्सीजन ले जाना, और टिश्यूज से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन इन दोनों क्रियाओं में काम करता है। पहले हीमोग्लोबिन का अध्ययन करते हैं। ये एक प्रोटीन है, संयुक्त प्रकार का प्रोटीन है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट 66,800 66,800 इसका अणुभार होता है। इसमें ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन होता है और उसके साथ एक हीम नाम का प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। हीम जो है, इसमें केंद्र में एक आयरन होता है और उसके चारों ओर 4 पोरफायरिन की रिंग होती है। सामान्य मानव रक्त में 14.5 ग्राम पर 100 ml 100 मिलीलीटर में 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन रक्त में होता है। ये पुरुष के लिए है सामान्य, एक एवरेज जिसको हम कहते हैं। महिलाओं के लिए ये हीमोग्लोबिन का एवरेज 13.5 ग्राम पर 100 ml है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की रचना देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें 4 पेप्टाइड चेन होती हैं और प्रत्येक पेप्टाइड चेन के साथ एक ही मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 पेप्टाइड चेन और 4 हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप ये पाए जाते हैं। पेप्टाइड चेन का नाम रखा गया है अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा ये नाम रखे गए हैं पेप्टाइड श्रृंखलाओं के। जो फीटल हीमोग्लोबिन है, भ्रूणीय और शिशु अवस्था का हीमोग्लोबिन है, उसमें 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 गामा चेन होती हैं।
2 अल्फ़ा एंड 2 गामा, टोटल 4 मैंने आपको बताया था, 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएँ। तो एम्ब्रियोलॉजिकल अवस्था में 2 अल्फ़ा और 2 गामा चेन होती हैं। वयस्क अवस्था में लगभग 98% हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं। इसको HbA कहते हैं। लगभग 2% हीमोग्लोबिन HbA2 कहलाता है। ये HbA2 में 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 डेल्टा चेन होती हैं। ये जो प्रोटीन श्रृंखलाएं हैं मैंने बताया, ये अमीनो अम्ल की श्रृंखलाएं हैं। इनमें एक हिस्टिडीन नाम का अमीनो अम्ल होता है, उसी हिस्टिडीन के साथ जो है हीम पाया जाता है। हिस्टिडीन के साथ ही जुड़ा हुआ हीम पाया जाता है। जो अल्फ़ा चेन होती हैं उसमें 141 अमीनो अम्ल होते हैं और जो बीटा चेन होती हैं उसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है, आप देख सकते हैं इसको। ये ऊपर की तरफ 4 प्रोटीन की श्रृंखलाएं, पेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाई गई हैं। इनको आप देखेंगे तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1, बीटा 2 नॉमिनेट किया गया है। इसकी विशेषता ये है कि अल्फ़ा 1 जो है वो बीटा 1, बीटा 2 दोनों से जुड़ा हुआ है। अल्फ़ा 2 जो है ये भी बीटा 1, बीटा 2 दोनों से जुड़ा हुआ है। और बीटा 1 और बीटा 2 एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। चारों ही ये जो अमीनो अम्लों की श्रृंखलाएं हैं, पेप्टाइड चेन्स हैं, चारों ही पेप्टाइड चेन में मैंने लाल रंग में एक गोले बनाए हुए हैं, ये हीम ग्रुप है। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 और 4 ही हीम ग्रुप हैं इन चारों ही श्रृंखलाओं के बीच में। नीचे की तरफ ये हीम पोरफायरिन रिंग बनाई गई है। इसमें आप देखेंगे कि बीच में आयरन है जो फेरस अवस्था में है और ये चारों तरफ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है और वो जो नाइट्रोजन है वो पोरफायरिन रिंग के हिस्से हैं। तो ये हीम कहलाता है, हीम पोरफायरिन इसको कहते हैं। और ऊपर की तरफ यही लाल रंग के 4 घेरों के रूप में हीम पोरफायरिन दिखाया गया है। तो ये स्ट्रक्चर है, आप बाद में व्हाट्सएप पर इसको ध्यान से देख लेंगे, आवश्यकता अनुसार ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ में करने में ध्यान रखेंगे कि ये जो मैंने श्रृंखलाएं बनाई हैं प्रोटीन चेन, इनमें कोई विशेष ऐसा नहीं है कि आप इतना ही मोड़ें और इतना ही मोड़ें, आप अपने अनुसार बना लेंगे। बस यही ध्यान रखना है कि 4 अलग अलग पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, चारों के बीच में हीम पाया जा रहा है। और ए और बी, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 श्रृंखलाएं ये बीटा 1 और बीटा 2 से जुड़ी हैं, लेकिन बीटा 1 और बीटा 2 एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं। तो यह है हीमोग्लोबिन की रचना। तो प्रत्येक हीम जो है वो एक ऑक्सीजन के अणु के साथ जुड़ सकता है और उसके साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर सकता है। तो अगर एक हीमोग्लोबिन अणु में 4 हीम पाए जा रहे हैं तो इस तरह से एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं के साथ जुड़ेगा। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणु को अपने साथ परिवहन कर सकेगा क्योंकि उसमें 4 हीम पाए जा रहे हैं। ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया है और इससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ये अनस्टेबल है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, अनस्टेबल है और ये ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है, अधिक है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेंगे और अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और उससे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण में
आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, अर्थात फेरस जो है वो फेरिक अवस्था में नहीं बदलता है, फेरस फेरस स्टेज में ही रहता है, चाहे वो हीमोग्लोबिन अवस्था हो चाहे ऑक्सी हीमोग्लोबिन अवस्था हो, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन अवस्था नहीं है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। इसको हम कहते हैं रेस्पायरेटरी कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो रेस्पायरेटरी कैपेसिटी ऑफ ब्लड क्या है? 1.3 ml पर ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर नॉर्मल वैल्यू मान लें 14.5 14.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो इस अनुसार अगर देखेंगे तो 100 ml ब्लड 100 मिलीलीटर रक्त कुल 19.43 ml ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। ये बड़ा सिंपल है, 14.5 को 1.34 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 1.34 रेस्पायरेटरी कैपेसिटी थी और 14.5 जो है ये हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, जो फिगर आया वो 19.43 ml है, अर्थात 100 ml ऑक्सीजन 19.43 ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। अगर हम इसको लगभग कर दें तो ये लगभग 20 19.43 को हम 20 मान सकते हैं, 20 वॉल्यूम परसेंट इसको हम कहते हैं। तो इस 19.43 या 20 वॉल्यूम परसेंट को टोटल रेस्पायरेटरी कैपेसिटी ऑफ ब्लड है। दिस इज़ पर 100 ml। 20 वॉल्यूम परसेंट का मतलब ही हुआ 100 ml में, और 19.43 ml मतलब 100 ml में हीमोग्लोबिन में 19.43 ml ऑक्सीजन परिवहन हो रहा है। इसको टोटल रेस्पायरेटरी कैपेसिटी ऑफ ब्लड कहते हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जुड़ने की जो क्षमता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत अधिक है। जितना तेज़ी से ये ऑक्सीजन से जुड़ता है उससे 300 गुना तेज़ी के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है। तो अगर वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित है तो फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से न जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड से ही जुड़ेगा, क्योंकि वहाँ इसकी जुड़ने की क्षमता 300 गुना अधिक है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन का जुड़ाव हो गया तो जो पदार्थ बनता है उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ही पॉइजनस अवस्था हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ेगा नहीं तो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा नहीं, टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। ऐसी अवस्था को एनॉक्सिया कहते हैं। एनॉक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी कहते हैं। तो जब भी कई बार कहा जाता है कि कमरे में कोयला जला करके बंद कमरे में मत बैठिए, इसका अर्थ यही है कि वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा जलते हुए कोयले से, वो आपकी सांस से होता हुआ आपके लंग्स में पहुँचेगा और आपके पूरे हीमोग्लोबिन को इंगेज कर लेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके, परिणाम कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु भी हो जाती है। अगर कहीं ऐसा केस हो तो ऐसे केस में ऑक्सीजन का बहुत अधिक प्रेशर में फेफड़े में पहुंचाया जाता है और उससे जान बचाई जा सकती है। अभी मैंने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की क्रिया बताई थी, तो ये Hb+O2 = HbO2 यहाँ लिखा हुआ है, ये फेफड़े में क्रिया होती है, और जब ये टिश्यूज में पहुँचता है तो SbO2 जो है ये Hb+O2 में पुनः टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस तरह से फेफड़े में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ जाते हैं और इसी रूप में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन होते हैं, और ऊतकों में जाकर के ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूट जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन ऊतकों को उपलब्ध हो जाता है।
ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इक्विलिब्रियम, ऊपर जो मैंने लिखा है Hb+O2 = HbO2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शंस को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये हम देखते हैं। पहला कारक जो इस रिएक्शन को प्रभावित करने वाला है उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक है तो ये क्रिया तेजी से होगी, HbO2 का निर्माण तेजी से होगा। और अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो ये विखंडन की क्रिया होगी, अर्थात HbO2 टूट करके और Hb और O2 अलग अलग हो जाएंगे। तो पहला कारण है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में अधिक होता है, इसलिए एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ऊतकों में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसलिए ऊतकों में पहुंच करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। दूसरा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, अर्थात ऊतकों में जहाँ की श्वसन क्रिया होती रहती है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता रहता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर पहुँचते ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। एल्वियोलाई में जहाँ की फ्रेश एयर आई रहती है, फ्रेश एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो इसलिए एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ जाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के कम पार्शियल प्रेशर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, और CO2 के अधिक पार्शियल प्रेशर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन होगा। ये आप देखें तो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से उल्टी क्रिया यहाँ पर है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन हो रहा है। वास्तव में ये इसलिए होता है कि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहाँ अम्लीयता या एसिडिटी उत्पन्न हो जाती है, और एसिडिटी के कारण HbO2 टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है। इस क्रिया को अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण और विघटन पर होने वाले प्रभाव को बोर इफेक्ट कहा जाता है, बोर का प्रभाव। तो ये बोर का इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी इफेक्ट के कारण एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण की क्रिया और ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विघटन की क्रिया को समझाया जाता है बोर इफेक्ट के द्वारा। अगला फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है HbO2 के डिसोसिएशन को बढ़ाता है। टेम्परेचर अधिक होगा तो HbO2 टूटेगा, विघटन होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो इसका निर्माण होगा। ऊतकों में जहाँ की मेटाबॉलिक क्रियाएं होती रहती हैं वहाँ तापमान अधिक रहता है, और अधिक तापमान होने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतकों में पहुँचते ही हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इस तरह से टेम्परेचर का भी इस पर प्रभाव होता है, अधिक तापमान पर विघटन हो जाता है HbO2 का। चौथा कारण है इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति।
अगर इलेक्ट्रोलाइट्स उपस्थित हैं तो HbO2 का विघटन होगा। ये ऊतकों में यही होता है कि वहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स उपस्थित रहते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में, कोशिकाओं के बाहर जो द्रव उपस्थित है उनमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स उपस्थित रहते हैं, और उन इलेक्ट्रोलाइट्स के उपस्थित रहने के कारण वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होकर के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लेता है। यहाँ हमने आपको ये रिएक्शन दिखाई थी HbO2 वाली। यहीं पर मैं एक रिएक्शन और आपके लिए लिख दे रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो हीमोग्लोबिन की क्रिया होती है, ये रिएक्शन लिखना भूल गए थे, तो ये रिएक्शन भी लिख दे रहा हूँ। हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया है। ये COHB जो लिखा हुआ है, दिस इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए, तो ये मैंने आपको उन कारकों के बारे में बताया। 4 कारक हैं जिनके द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण और विघटन को प्रभावित होता है। पहला कारक मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। दूसरा कारक आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, जिसको बोर इफेक्ट के रूप में जानते हैं। तीसरा कारक है टेम्परेचर, और चौथा कारक है इलेक्ट्रोलाइट। इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जबकि बाकी तीनों फैक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक होना, टेम्परेचर का अधिक होना या इलेक्ट्रोलाइट का अधिक होना, ये तीनों ही अधिक होने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन होता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि यही फैक्टर हैं जो लंग्स में, एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करवाते हैं, एल्वियोलाई की रक्त नलिकाओं में, और ऊतकों की रक्त नलिकाओं में इन्हीं फैक्टर्स के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन हो जाता है। क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये एल्वियोलाई में कम है, टिश्यूज़ में अधिक है। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये एल्वियोलाई की दीवारों में कम हैं, टिश्यूज़ की दीवारों में अधिक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कम है, टिश्यूज़ में अधिक है। तो और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये एल्वियोलाई में अधिक है, टिश्यूज़ में कम है। इन्हीं चारों कारणों से ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण एल्वियोलाई के नलिकाओं में होता है और विघटन ऊतकों की रक्त की नलिकाओं में होता है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की बात। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऊतकों से लंग्स की तरफ ले जाया जाना है, अर्थात ऑक्सीजन की उल्टी दिशा में इसका परिवहन होता है। इसका परिवहन 3 तरीकों से होता है। लगभग 5% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में विलयन के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में परिवहन होता है। ऊतकों के रक्त नलिकाओं में, ब्लड कैपिलरीज में, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने आपको बताया था पार्शियल प्रेशर में अंतर के कारण प्रवेश कर गया है ऊतकों में, ऊतकों से वहाँ की कैपिलरीज में, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना देता है, H2CO3। ये टिश्यूज़ में बनाता है। और जब यही रक्त लंग्स में पहुंचता है
तो लंग्स में पहुंचने पर जो H2CO3 है ये फिर से H2 और CO2 में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और इस तरह से लगभग 5% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऊतकों से फेफड़े की तरफ विलयन के रूप में हुआ। ये एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो इस क्रिया को प्रेरित करता है H2CO3 के निर्माण को। इसके अलावा ये मैंने 5% की बात बताई, लगभग 10% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के साथ होता है जुड़ करके, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। 10% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, वही हीमोग्लोबिन जो टिश्यूज में ऑक्सीजन लेकर के पहुंचा था, वहाँ ऑक्सीजन को छोड़ करके फ्री हुआ था और उस हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड संयुक्त हो जाता है और उस कंपाउंड को कहेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ऊतकों में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है और ये रक्त के साथ लंग्स में पहुंचता है। यहाँ ये रिएक्शन लिखी गई है HbNH2 + CO2, इससे बनता है HbNH_COOH। ये टिश्यूज में बना है, ये टिश्यूज में बना है, ब्लड में, टिश्यूज में। रक्त की जो नलिकाएं टिश्यूज में हैं उनमें ये बन गया है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जब लंग्स में पहुंचता है तो फिर से HbNH2 और CO2 में टूट जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये Hb ही हीमोग्लोबिन है, इसके साथ NH2 कहाँ से आया। हीमोग्लोबिन को तो ऊपर Hb ही लिखा था, Hb + O2 लिखा था, यहाँ NH2 क्यों लिख दिया। ये समझने के लिए लिखा है। वास्तव में जो अमीनो ग्रुप है ये अमीनो अम्लों में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में प्रोटीन की 4 श्रृंखलाएं हैं और वो प्रोटीन्स अमीनो अम्लों से बने हुए हैं। तो इस तरह से ये अमीनो ग्रुप हीमोग्लोबिन का ही एक पार्ट है। तो यहाँ समझाने के लिए हमने NH2 अलग से लिख दिया है, अन्यथा ये हीमोग्लोबिन का एक हिस्सा ही है। हीमोग्लोबिन के अमीनो अम्लों में अमीनो ग्रुप है और उसी अमीनो ग्रुप के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके NH_COOH बना रहा है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ऊतकों में से बन करके निकला और लंग्स में पहुंच करके फिर से ये हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो HbNH2 को यहाँ हीमोग्लोबिन ही समझेंगे। ये खाली समझाने के लिए कि किस प्रकार से CO2 क्रिया कर गया, ये बताने के लिए NH2 अलग से लिखा हुआ है। इस क्रिया को अर्थात कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के निर्माण की क्रिया को कौन सा कारक प्रभावित करता है। इसको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नियमित करता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक अगर कम होगा तो वहाँ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनेगा और अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा तो ये टूट जाएगा। तो ऊतकों में क्योंकि श्वसन क्रिया होती रहती है, ऑक्सीजन वहाँ काम में लेते रहते हैं निरंतर, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक है, इसलिए वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जुड़ करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेते हैं ऊतकों में। मैं रिपीट कर दूं, ऊतकों में श्वसन क्रिया होती रहती है, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन निरंतर उपयोग में लेते रहते हैं, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता कम होती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है
और कम पार्शियल प्रेशर के कारण वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है ऑक्सीजन के कम प्रेशर होने के कारण, और इसके द्वारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। यही कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो ऊतकों में बना ये टिश्यूज में पहुंचता है, ये एल्वियोलाई में पहुंचता है, और एल्वियोलाई में क्योंकि फ्रेश एयर आया हुआ है, सांस से ताज़ी हवा खींची गई है, और उस ताज़ी हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक है, ताज़ी हवा में अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध है, और वहाँ ऑक्सीजन के अधिक पार्शियल प्रेशर, उच्च पार्शियल प्रेशर होने के कारण वहाँ ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, और वही हीमोग्लोबिन यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से जुड़ना ये ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर भी निर्भर करता है। इसको कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन का प्रभाव। इसके पहले आपने देखा था कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर पर निर्भर करता था, जिसको हमने कहा था बोर इफेक्ट। तो बोर इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट याद रखने हैं। बोर इफेक्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, अर्थात ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका, और हेल्डेन इफेक्ट कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, अर्थात हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ने में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की भूमिका। ये हेल्डेन इफेक्ट है, याद रखना है। तो ये हमने ऊपर जो चर्चा की ये मात्र 15%, 15% कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की बात थी। लगभग 85% अर्थात बचा हुआ पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ये बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहन लिया जाता है, किया जाता है। जो अभी हमने बताया था, ऊपर रिएक्शन बताई थी H2O + CO3, H2CO3 की हमने निर्माण की बात बताई थी। ये कार्बोनिक एसिड जो है ये अम्लीय होता है। ये प्लाज्मा में बहुत अधिक मात्रा में नहीं रह सकता। बहुत अधिक अगर निर्माण हो जाए तो प्लाज्मा के pH कम हो जाएंगे। इसलिए ये, जैसा मैंने बताया था, लगभग 5% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल के रूप में परिवहन होती है। जितना कार्बोनिक अम्ल बनता है, बाकी का बाकी ये कार्बोनिक एसिड आरबीसी में पहुंच जाता है। आरबीसी में चला जाता है, लाल रक्त कणों में चला जाता है, जिससे कि रक्त के पीएच पर प्रभाव ना पड़ने पावे। आरबीसी में पहुंचने के बाद ये वहाँ पर बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन HCO3 जो कि निगेटिव आयन है, और हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव आयन है, इन दोनों आयनों के रूप में ये टूट जाता है आरबीसी में। वहाँ पर जो HCO3 है, बाइकार्बोनेट आयन है, ये सोडियम और पोटेशियम के साथ क्रिया करता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। और जो H आयन बचा था वो प्रोटीन्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, प्रोटीन्स में पहुंच जाता है। तो जो बाइकार्बोनेट आयन थे उन्होंने सोडियम या पोटेशियम के बाइकार्बोनेट बना लिए, NaHCO3 और KHCO3। तो NaHCO3 और KHCO3 के रूप में ये ऊतकों से परिवहन करके फेफड़े तक लाए जाते हैं। फेफड़े में पहुंच करके ये फिर से ब्रेकडाउन हो जाते हैं और वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देते हैं। तो इस तरह से रक्त में जो मुख्य परिवहन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, वो सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में हुआ। टिश्यूज़ में ये बाइकार्बोनेट बनते हैं और लंग्स में पहुंच करके ये टूटते हैं। और ये जो बाइकार्बोनेट बनते हैं और कार्बोनिक एसिड बनता है, ये दोनों चीज़ें
ब्लड में बफर बनाने के काम आती हैं। बफर ऐसे पदार्थ होते हैं जो पीएच को स्थिर रखने में सहायक होते हैं। इन्हीं बफर के कारण रक्त का पीएच लगभग 7.4 के आसपास स्थिर रखा जाता है, उसमें अधिक परिवर्तन नहीं होने पाता है। तो इस तरह से आपको हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की बात बताई, किस प्रकार से ऑक्सीजन फेफड़े से ऊतकों तक ले जाई जाती है और किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से फेफड़े तक लाई जाती है। यहाँ एक पॉइंट और जो इसमें लिखना और चर्चा करना रह गया था, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जुड़ना है, अर्थात हीम ग्रुप के साथ, हीम बना हुआ है ऊपर आप देखेंगे, हीम के साथ जो ऑक्सीजन का जुड़ाव है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस भी है, केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस है। होता क्या है कि जब अल्फ़ा वन पेप्टाइड के अंदर जो हीम है, सबसे पहले इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। इसके जुड़ने से ही इस पूरी प्रोटीन की जो श्रृंखलाएं हैं, जो अमीनो अम्लों की श्रृंखलाएं हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इन चेन्स के कॉन्फ़िगरेशन में अंतर आ जाता है और उस अंतर होने के कारण बाकी तीनों हीम के साथ ऑक्सीजन बड़ी तेज़ी से जुड़ जाता है। तो जो अल्फ़ा 1 है, ये सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और इसके द्वारा बाकी तीनों श्रृंखलाओं के कॉन्फ़िगरेशन में, या हम कहें कि स्टीरियो स्ट्रक्चर में फ़र्क लाया जाता है, अंतर लाया जाता है, डायमेंशंस में अंतर आता है और उसके कारण वहाँ स्पेस बन जाता है ऑक्सीजन के जुड़ने के लिए और इस तरह से बाकी तीनों के साथ भी ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। तो जितनी बार हम सांस लेते हैं, गौर करें, जितनी बार हम सांस लेते हैं, न सिर्फ हमारे लंग्स फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, रिब्स फूलती हैं और सिकुड़ती हैं, बल्कि हीमोग्लोबिन का हर अणु उतनी बार फूलता और सिकुड़ता है। जब ये टिश्यूज़ में पहुंचता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो वहाँ सबसे पहले जो अल्फ़ा 1 चेन का हीम था, ये अपना ऑक्सीजन छोड़ देता है और इसके साथ बाकी प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन में, रचना में अंतर आता है और बाकी तीनों ऑक्सीजन भी छोड़ दिए जाते हैं। ये लेटेस्ट इसकी डिस्कवरीज़ हैं, ये मैंने आपको बताई हैं। बच्चों, ये इस तरह से गैसों के एक्सचेंज और परिवहन की बात हमने आपको बताई। थोड़ा लंबा हो गया है लेक्चर, लेकिन अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे दोबारा पूछने में संकोच नहीं करेंगे। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो यूट्यूब पर पढ़ करके अपनी आवश्यकता अनुसार नोट कर लें। जो अंग्रेज़ी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इसी कंटेंट को व्हाट्सएप पर पढ़ करके आवश्यकता अनुसार नोट कर लें। थैंक यू बच्चों।